हेलो एस्पिरेंट। मैं दीपक पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कुड़वार एकेडमी पर। जैसा कि आप सबको विदित है कि मैं विगत कुछ दिनों से पॉलिटी की एक सीरीज लेकर के चल रहा हूं, जिसमें एक दिवसीय प्रयोगात्मक परीक्षा के अंतर्गत आपको सारी तैयारी की व्यवस्था बताई जा रही है और किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको पॉलिटी पढ़ाया जा रहा है, अर्थात भारत की राज्य व्यवस्था पढ़ाई जा रही है। तो आइए, जहां पर पिछले दिन की कक्षा को हमने रोका था वहीं से अपनी कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन पिछले दिन में हमने क्या क्या पढ़ा था, एक बार उसका संक्षेप में जान लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा था। तो पिछली कक्षा में हमने प्रारंभ किया था भारत की शासन व्यवस्था। हमने प्रारंभ किया था भारत की शासन व्यवस्था, और भारत की शासन व्यवस्था में हमने शुरू किया था संघ के शासन व्यवस्था। संघ की शासन व्यवस्था किस प्रकार है, हमने इसको आरंभ किया था। तो संघ की शासन व्यवस्था में आने वाला जो जो सरकार का स्तर है या जो सरकार का अंग है, तो हमने इसमें पृथक्करण का जो नीति है, जो सिद्धांत है, उसको अप्लाई किया था। और इस पृथक्करण के सिद्धांत के अनुसार हमने विधायिका, कार्यपालिका और न्याय पालिका को देखा था। तो हमने आपसे निवेदन किया था कि सबसे पहले हम विधायिका को समझेंगे, फिर कार्यपालिका, फिर न्यायपालिका। तो विधायिका को पढ़ना हमने प्रारंभ कर दिया था। तो विधायिका के अंतर्गत हमने बताया था कि केंद्र सरकार या संघ सरकार के अंतर्गत विधायिका को संसद कहा जाता है, और इस संसद के दो अंग होते हैं। दो अंग, पहला राज्यसभा, जिसे उच्च सदन भी कहते हैं, और दूसरा लोकसभा, जिसे निम्न सदन कहते हैं। यहां पर एक बात जरूर याद रखना कि संसद के अंग जब पूछा जाए तो दो होते हैं, लेकिन जब संसद के घटक पूछा जाएगा तो तीन होंगे। पहला प्रेसिडेंट, और दूसरा एलएस यानी कि लोकसभा, और तीसरा आरएस मतलब राज्यसभा। घटक की बारी आएगी, घटक तो तीन है, संसद के अंग तो दो हैं, राज्यसभा और लोकसभा। यहां तक की कक्षा को हमने पढ़ा था। अब इस विधायिका को राज्य के स्तर पर हम जानते हैं, चूंकि हमें मालूम है कि भारत में तीन स्तर की सरकारें हैं, जैसा कि मैंने प्रथम दिन की ही कक्षा में आपको बताया था। पहला संघ सरकार, ये सरकार के स्तर में, दूसरा राज्य सरकार, और तीसरा स्थानीय
स्वशासन। तो संघ की सरकार के अंतर्गत आने वाली विधायिका का हम अध्ययन कर चुके हैं। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार से होता है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, कार्यकाल क्या होता है, लोकसभा का कार्यकाल क्या होता है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, कार्यकाल क्या होता है, सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है, इत्यादि इत्यादि बातों को हमने बाकायदे पढ़ लिया था। अब हमको राज्य सरकार की विधायिका पढ़नी है, राज्य सरकार की विधायिका पढ़नी है। तो आइए अगले स्लाइड में हम राज्य सरकार की विधायिका यानी कि राज्य विधायिका आरंभ करते हैं। तो आप सभी को बताएं मित्रों, तो राज्य विधायिका को विधानमंडल, अब यहां से नोट बनाना शुरू करना, विधानमंडल या राज्य व्यवस्थापिका, राज्य विधानमंडल या राज्य व्यवस्थापिका कहा जाता है। ठीक, राज्य विधानमंडल या राज्य व्यवस्थापिका कहा जाता है। एक चीज यहां पर ही ऐसे ऐड करते चलिएगा, ये जो राज्य विधानमंडल या राज्य की व्यवस्थापिका है, ये राज्यों में, हम राज्यों मतलब हमारे भारत में राज्यों में एक सदनीय, पहला, और दूसरा द्विसदनीय, द्विसदनीय दोनों हो सकती है। एक सदनीय मतलब कि राज्य में केवल विधानसभा हो, केवल विधानसभा हो, तो इसको एक सदनीय व्यवस्थापिका या राज्य विधानमंडल कहेंगे। लेकिन उसी राज्य में विधानसभा हो और साथ में विधान परिषद हो, विधान परिषद, तो इसको दो सदनीय राज्य विधानमंडल या राज्य व्यवस्थापिका कहते हैं। राज्य विधानमंडल या राज्य व्यवस्थापिका कहते हैं यदि विधानसभा और विधान परिषद दोनों। जैसा कि जिनको नहीं पता है उनको बता दें, और जिनको पता है उनको मालूम ही होगा कि भारत के प्रत्येक राज्यों में दो सदनीय विधानमंडल नहीं है, दो सदनीय विधानमंडल प्रत्येक राज्यों में नहीं है। इसको हम आगे देखेंगे, किन राज्यों में दो सदनीय विधानमंडल है, किन राज्यों में दो सदनीय विधानमंडल नहीं है। आइए पहले हम जानते हैं विधानसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार होता है, विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार होता है, विधानसभा विधान परिषद कैसे कैसे गठित होती है। ठीक है, इसके बारे में हम जानते हैं। पहले विधान परिषद के बारे में जानते हैं। विधान परिषद, विधान परिषद भी राज्यसभा की तरह केंद्र में जो राज्यसभा होती है उसकी तरह एक उच्च सदन होता है, और इनके सदस्यों का चुनाव भारत की या भारत के प्रत्येक वयस्क नागरिक नहीं करते हैं। भारत के प्रत्येक वयस्क नागरिक नहीं करते, अर्थात वयस्क नागरिक जब भी आ जाए तो समझिए कम से कम 18 वर्ष की आयु, सभी नहीं करते हैं। इनमें कुछ बीए यानी कि ग्रेजुएट किए, बीए बीएससी बीकॉम बीटेक वो करते हैं, कुछ अध्यापक करते हैं। क्राइटेरिया बताए कौन कौन करेंगे, सारे लोग नहीं करते हैं। तो इसको भी पूर्णतया प्रत्यक्ष ना कह करके अप्रत्यक्ष मतदान व्यवस्था ही कहेंगे, क्योंकि भारत की संपूर्ण 18 वर्ष न्यूनतम प्राप्त आयु की जनसंख्या नहीं कर रही इसका चुनाव,
निर्धारित किया गया है कौन कौन करेगा। इसलिए पूर्णतः प्रत्यक्ष नहीं हुआ न पूर्णतः अप्रत्यक्ष हुआ, कुछ प्रत्यक्ष भी है कुछ अप्रत्यक्ष भी है। एक अधिकांश जनसंख्या भाग ले रही है लेकिन एक अधिकांश जनसंख्या भाग नहीं भी ले रही है। ठीक, तो इस प्रकार से ये विधान परिषद है। इसके बाद आपको हम बताएं विधानसभा। विधान सभा, तो विधानसभा को भी केंद्र की लोकसभा की तरह निम्न सदन कहते हैं, निम्न सदन। और सेम ही इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, कार्यकाल 5 वर्ष। और इनके सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप में होता है, अर्थात कम से कम 18 वर्ष की आयु जो प्राप्त किया है और उसका नाम मतदाता सूची में अंकित है तो इनका चुनाव कर सकते हैं। इस प्रकार से व्यवस्था है। अब प्रश्न उठता है कि एक सदनीय व्यवस्था किन किन राज्यों में है और द्विसदनीय व्यवस्था किन किन राज्यों में है। तो 2 सदनीय यदि हम निकाल लेंगे तो 1 सदनीय अपने आप निकल जाएगा, अर्थात भारत के सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, कुछ ही राज्यों में है। तो पहला उत्तर प्रदेश में 2 सदनीय व्यवस्था है, बिहार में है, इसको नोट कर लेना, क्वेश्चन यहीं से बनेगा। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। इन 6 राज्यों में, उत्तर प्रदेश से बगल बिहार है, याद करने का तरीका जान लीजिए। उत्तर प्रदेश से बगल बिहार, महाराष्ट्र के नीचे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से ही निकला है तेलंगाना। इन 6 राज्यों में 2 सदनीय व्यवस्था अर्थात विधानसभा प्लस विधान परिषद दोनों है, इन 6 राज्यों में। इसके अलावा किसी भी राज्य में नहीं है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और आप इसको वीडियो के साथ स्लो मोशन में करके नोट भी कर लेंगे। आज पढ़ाने का थोड़ा सा स्पीड हमारा इसलिए बढ़ा है कि बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के अंश यादव जी ने टिप्पणी की है कि सॉरी सर बट आप जो है अन्य टीचरों के कंपैरिजन थोड़ा स्लो पढ़ा रहे हैं। मैं उनके इस कमेंट का बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि कहीं पर उन्होंने नोटिस किया और बताया, मुझे बहुत सही बताया मुझे, क्योंकि जिस रफ्तार से मैं चल रहा था 2 साल पढ़ाऊं तब भी पॉलिटी नहीं पूर्ण कर पाऊंगा। तो जिन बच्चों को ना समझ में आए 1 बार 2 बार वीडियो देखें और कमेंट बॉक्स में जो ना समझ में आया हो पूछ लें, लेकिन रफ्तार सही है, कुछ ना कुछ तो बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा मैं अंश यादव जी का जो उन्होंने ऐसा कहा और अच्छा है को हमें वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं। धन्यवाद। आप सबको कोई भी चीजें ऐसा लगे जो समझ में नहीं आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं। तो आइए हम अपने पीपीटी के जरिए जानते हैं जो चीजें हमने पढ़ा है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि हम लिख करके भी पढ़ा रहे हैं और पीपीटी के भी जरिए। तो हम पढ़ेंगे राज्य विधानमंडल, जिसे राज्यों में, एक सेकंड, राज्यों में केंद्र की तरह विधायिका है जिसे राज्य विधानमंडल कहते हैं। ये 2 प्रकार की हो सकती है, जैसे मैंने बताया एक सदनीय मतलब जिसमें केवल विधानसभा हो, और 2 सदनीय
केंद्र में विधायिका की तरह राज्य विधानमंडल, जैसे राज्यों में केंद्र की तरह राज्य विधायिका होती है जिसे राज्य विधानमंडल, और जैसा कि मैंने लिखकर बताया व्यवस्थापिका भी कहते हैं। तो व्यवस्थापिका लिखा मिले तो कंफ्यूज मत होइएगा। एक सदनीय हो सकती है जिसमें केवल विधानसभा हो, दो सदनीय हो सकती है विधानसभा और विधान परिषद दोनों हो। दोनों कहाँ है मैंने बताया, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, टीएल, तेलंगाना। यहाँ पर दो सदनीय व्यवस्थाएं स्थापित की गई हैं, दो सदनीय व्यवस्थाएं स्थापित की गई है। राज्य विधान मंडल के जो घटक हैं, अर्थात यदि आपको राज्य विधानमंडल के अंग पूछा जाए, विधानमंडल के अंग, तो आपके दो अंग हैं, विधानसभा और विधान परिषद। और राज्य विधानमंडल के घटक पूछा जाए तो तीन होंगे, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल। जिस प्रकार संसद के जब घटक पूछे गए थे तो तीन थे, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। तो राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा संसद के घटक थे। उसी प्रकार राज्य विधानमंडल के घटक ये तीन हैं, ये तीन हैं। और मैंने बताया था संसद के अंग तो दो थे, राज्यसभा और लोकसभा। उसी प्रकार से यहां पर भी है। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। जैसा कि मैंने पूर्ववत बताया कि केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। अब विधानसभा कहां कहां पर है, तो वर्तमान समय में 28 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी में विधानसभा है। 28 राज्य, जैसा कि आपको मालूम ही है, 3 केंद्र शासित प्रदेशों में कहां कहां विधानसभा है, ये जानना महत्वपूर्ण है। पहला दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है। दूसरा पुडुचेरी में, और तीसरा जम्मू कश्मीर में 2024 में चुनाव हुआ, यहां पर विधानसभा है। बाकी 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उन 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से केवल इस तीनों में है, बाकी बचे 3 में नहीं है। आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं कार्यपालिका पर। कार्यपालिका जिसे कहते हैं एग्जीक्यूटिव। जिस प्रकार केंद्र प्लस राज्य दोनों के हमने विधानमंडल को देखा, विधान मंडल को देखा, यहां पे इसे संसद कहा जाता था और वहां पर इसे विधानमंडल और व्यवस्थापिका कहा जाता था। उसी प्रकार अब हम केंद्र और राज्य दोनों की कार्यपालिका को देखेंगे, दोनों की कार्यपालिका। केंद्र की कार्यपालिका के दो भाग हैं, एक अस्थायी कार्यपालिका, अस्थायी कार्यपालिका, और एक अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका में कौन कौन आएंगे, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम, मंत्रिपरिषद कहाँ की, संघ के, और महान्यायवादी जिसे अटॉर्नी जनरल भी कहते हैं।
अस्थाई कार्यपालिका में संघ की नौकरशाही आएगी। संघ की नौकरशाही, जैसा पूर्ववत मैंने बताया, आईएएस, आईपीएस, आईएफओएस, आईएफएस, ये सब आएंगे। अब बची राज्य की कार्यपालिका। तो जिस प्रकार संघ की कार्यपालिका दो प्रकार थी, एक अस्थाई, एक अस्थाई और एक अस्थाई, सेम ऐसे यहां पर भी है। इस अस्थाई में आएंगे राज्यपाल और सीएम यानी कि मुख्यमंत्री। भूल से भी यदि पूछे उपराज्यपाल राज्य की कार्यपालिका के सदस्य हैं, गलत कर देना, यहाँ उपराज्यपाल नहीं। यहाँ पर तो उपराष्ट्रपति आते हैं, लेकिन वहां पर उपराज्यपाल नहीं। उसके बाद राज्य की मंत्रिपरिषद, और फिर यहाँ पर आते हैं, जैसे वहां महान्यायवादी है, यहाँ पर आते हैं महाधिवक्ता, जिन्हें कहते हैं एडवोकेट जनरल, ये आते हैं। ये पूरा कार्यपालिका की व्यवस्था है। देखिए, संघ की है, संघ की कार्यपालिका। संघ कार्यपालिका पहली अस्थाई, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल कहने का तात्पर्य ये अस्थाई, ये अस्थाई कार्यपालिका क्यों कहा जाती है? क्योंकि ये भी 5 वर्ष बाद हटेंगे, ये भी हटेंगे, ये भी हटेंगे, ये भी हटेंगे, ये इनको भी हटना पड़ता है, इसलिए इनको अस्थाई कहा जाता है। ये अस्थाई नहीं है। और दूसरी अस्थाई कार्यपालिका, केंद्र की नौकरशाही, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस आदि, ये 5 साल में नहीं हटते हैं। जैसे इनकी भर्ती है उसके अनुसार 30 वर्ष, 35 वर्ष, कुछ लोगों की 40 वर्ष लगभग नौकरी रहती है, तो ये अस्थायी रूप पर बने रहते हैं, इसलिए इनको अस्थाई कार्यपालिका। सरकारें बदलती हैं लेकिन ये नहीं बदलते, हर सरकार में रहते हैं, इसलिए इनको अस्थाई कार्यपालिका कहा जाता है। जैसे केंद्र सरकार की कार्यपालिका देखा, वैसे ही राज्य सरकार की भी कार्यपालिका होती है। इसमें भी अस्थाई कार्यपालिका सदस्य होते हैं। अस्थाई कार्यपालिका सदस्य, मक्खी पता नहीं कहां से आ जाती है, साथ साथ वो भी लिख रही है। हाँ, इसको हमारी एकदम। राज्यपाल, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता, जिनको कहते हैं एडवोकेट जनरल। अब आप यहां पर देख सकते हैं, राज्यपाल के बाद मैंने कहीं भी उपराज्यपाल नहीं लिखा है, अर्थात राज्य सरकार की कार्यपालिका में उपराज्यपाल नहीं आता है। ठीक, तो पूछा जाए उपराज्यपाल तो नहीं है, इसको बिल्कुल हटा दीजिएगा। इसकी अस्थाई नहीं, तो इसकी अस्थाई भी है। तो राज्य की नौकरशाही आएगी, राज्य की नौकरशाही, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार। उसके बाद ब्लॉक स्तर पर आते हैं, क्षेत्र स्तर पर आते हैं, तो चपरासी तक भी आ जाता है इसमें, तो राज्य की नौकरशाही में के अंतर्गत आता है। हमारे ख्याल से कार्यपालिका वाला भाग भी आप समझ गए होंगे। एक बार आपको हम ब्रीफ में समझाएं यदि, तो कार्यपालिका, दो प्रकार की कार्यपालिका है भारत में, एक संघ कार्यपालिका
यहां से नोट्स बनाना चाहे तो बना सकते हैं। एक राज्य कार्यपालिका, ये आपका जान लीजिए नोट्स ही तैयार हो रहा है। राज्य कार्यपालिका दो प्रकार की होती है, जैसा कि मैंने बताया, एक अस्थाई और एक अस्थाई। अस्थाई के अंतर्गत राष्ट्रपति आएंगे, उपराष्ट्रपति आएंगे, हमारे पीएम आएंगे और संघ की मंत्रिपरिषद आएगी और महा न्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। अस्थायी कार्यपालिका में संघ की नौकरशाही आएगी, जैसे आईएएस, आईपीएस इत्यादि। ठीक, उसके बाद राज्य की कार्यपालिका में भी मैंने बताया एक अस्थाई और एक अस्थाई। अस्थाई के अंतर्गत वही राज्यपाल, बस यहाँ उपराष्ट्रपति है, यहाँ पर उपराज्यपाल नहीं होगा। दूसरा सीएम, राज्य का मंत्रिपरिषद, राज्य की मंत्री परिषद, और महान्यायवादी की जगह यहाँ पर होगा महाधिवक्ता। ये आपका शॉर्ट नोट तैयार हो गया। और यहाँ पर आएगा राज्य की नौकरशाही, राज्य की नौकरशाही आप नोट कर सकते हैं वीडियो के माध्यम से। तो हमने विधायिका भी देख लिया, कार्यपालिका भी देख लिया, और लास्ट में बचा है न्यायपालिका। तो 2 मिनट में लास्ट टॉपिक इसको समाप्त पढ़ा के हम समाप्त करेंगे। अब तीसरे पे आते हैं हम, न्यायपालिका। तो न्यायपालिका भारत में 2 स्तर पर कार्य करती है, एक संघ स्तर पर, केंद्र स्तर पर, जो पूरे भारत के लिए कार्य कर सकती है, उसे कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय, या इसे ही सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट। और दूसरी राज्य स्तर पर, जिसे उच्च न्यायालय या अधीन, और उच्च न्यायालय के साथ साथ जिला स्तर पर जो होते हैं अधीनस्थ न्यायालय, अर्थात उच्च न्यायालय प्रत्येक राज्यों में एक होते हैं और अधीनस्थ न्यायालय प्रत्येक जिले में होते हैं, जिले में। 2 स्तर पर, ये 3 स्तर पर नहीं होगा, ध्यान देना। ये मत कर देना कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, 3 स्तर ना। जो अधीनस्थ न्यायालय है दूसरे स्तर पर, यानी कि उच्च न्यायालय के नीचे ही आ जाएगा, लेकिन आएगा 2 ही स्तर पर। ठीक है। और भारत के लिए, भारत में न्यायपालिका के लिए एक नोट महत्वपूर्ण याद रखिएगा, भारत में 2 स्तर पर न्यायपालिका होने के बावजूद एकीकृत न्यायपालिका है। एकीकृत, इस एकीकृत का मतलब क्या है? मान लीजिए लोअर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, तो ये हाई कोर्ट में भी जा सकता है, और ये हाई कोर्ट से बुला करके सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। और जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया, तो इनका जो भी फैसला सुनाया है रद्द किया जा सकता है, इनका भी रद्द किया जाता है, ये मान्य रहेगा। लेकिन यूएसए में यदि देखा जाए तो राज्यों का अलग हाई कोर्ट है और केंद्र का अलग सुप्रीम कोर्ट है। वहां की हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। वहां की हाई कोर्ट ने, राज्यों की हाई कोर्ट ने जो सजा सुना दिया, जो कह दिया, वही सर्वमान्य, वही सब कुछ हो गया, सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अलग रहेगा, यानी कि वहां पर दोहरी न्यायपालिका है, एक हाई कोर्ट, एक सुप्रीम कोर्ट, जो राज्य, इसको कह सकते हैं दोहरी न्यायपालिका। देखिए काफी लोग हाई कोर्ट से नहीं संतुष्ट होते, कहते हैं ना सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, अर्थात सुप्रीम कोर्ट इस हाई कोर्ट के फैसले को पलट सकता है,
इसलिए भारत में एकीकृत न्यायपालिका है। तो न्यायपालिका के संबंध में यदि हम समझें, न्यायपालिका अर्थात ज्यूडिशरी, तो भारत में काम तो दो स्तर पर करती है। देखिए कार्य के स्तर पर अब बांट रहे हैं, दोहरी है नहीं, कार्य के स्तर पर दो है। एक को कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय और दूसरा होगा उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट, और इसके नीचे आएगा अधीनस्थ न्यायालय जिसे कहते हैं लोअर कोर्ट। लोअर कोर्ट ये दो स्तर पर कार्य करते हैं। इनको बांटा गया है कार्य के स्तर पर बंटवारा हुआ है, कार्य के स्तर पर। लेकिन इसने यदि फैसला सुनाया, इसके फैसले को यहां पर चुनौती दी जा सकती है। इसने जो फैसला सुनाया उसके फैसले को यहां पर चुनौती दी जा सकती है। अर्थात हम ऐसे लिख सकते हैं लोअर कोर्ट, इसके ऊपर बैठा है हाई कोर्ट, इसके ऊपर बैठा है सुप्रीम कोर्ट। इनके दोनों के फैसलों को बदल करके अपना अलग फैसला सुना सकता है। इसलिए भारत में केवल एकीकृत न्यायपालिका है। क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, भारत में दोहरी न्यायपालिका है तो असत्य, एकीकृत न्यायपालिका है तो सत्य। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? लिख देगा 4 स्टेटमेंट। भारत में एकीकृत न्यायपालिका है, भारत में दोहरी न्यायपालिका है, ए और बी दोनों सही, इनमें से कोई नहीं। एकीकृत ए वाला सही रहेगा। हर स्तर पर तैयारी करिए। हम अपेक्षा करेंगे कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। जो भी टॉपिक ना समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दे सकते हैं। वीडियो कैसा लग रहा है, आपके लिए उपयोगी है कि नहीं है। आशा करता हूं कि आपको सब समझ में आ रहा होगा। आपसे एक निवेदन कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं कि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, और कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी प्रतिक्रिया को अवश्य दें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद।